जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल पर एसएससी एमटीए 2024 के लिए प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है और आज हमारा प्रैक्टिस सेट 13 है। इससे पहले मैंने आपको 12 प्रैक्टिस सेट करा दिए। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे आप जाकर देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस पेपर को डिस्कस कराते हैं और आज हमारा 6 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लागू किया था? तो आपको इसका सही जवाब बताना भैया कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लागू किया था। ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी वेलेजली, ऑप्शन सी एलन बैरो या फिर लॉर्ड कैनिंग ने। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लागू किया था। हम देखते हैं वेलेजली, वेलेजली ने किस पर प्रतिबंध लगाया था भैया? तो वेलेजली ने शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया था। किस पर प्रतिबंध लगाया था? शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया था। इसके अलावा एलन बैरो, एलन बैरो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। किस पर लगाया था भैया? दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बैरो ने लगाया था। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट किया था। लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने क्या स्टार्ट किया था भैया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह को स्टार्ट किया था। ठीक है। इसके अलावा एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये लैंसडाउन लेकर आया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इसमें लड़की के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट कौन लेकर आया था? इरविन लेकर आया था शारदा एक्ट। और शारदा एक्ट में लड़की के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी और लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, द गाइड 1958 में भारतीय लेखक मतलब किस भारतीय लेखक के द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया था द गाइड को? द गाइड किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए मुल्कराज आनंद के द्वारा, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, आर के नारायण या फिर नीरज चौधरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द गाइड जो लिखी गई है वो आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। अब हम देखते हैं मुल्कराज आनंद। तो मुल्कराज आनंद ने क्या क्या लिखा है भैया? देखिए, मुल्कराज आनंद ने लिखा है अनटचेबल। इसके अलावा कुली और है इनकी एक रचना दो पत्ते और एक कली। ठीक है, ये मुल्कराज आनंद की है, एग्जाम में बनती है, आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम देखते हैं खुशवंत सिंह को। तो खुशवंत सिंह ने लिखी है पाकिस्तान के लिए ट्रेन। इसके अलावा लिखा है सिखों के लिए इतिहास। ये खुशवंत सिंह की रचनाएं हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं आर के नारायण की। आर के नारायण ने द गाइड तो लिखा ही है, इसके अलावा द मालगुडी डेज भी लिखा है आर के नारायण ने। और नीरज चौधरी, नीरज चौधरी ने लिखी है, नीरज चौधरी ने लिखी एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा और है इंग्लैंड के लिए एक मार्ग। ये नीरज चौधरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है भैया, याद रखेंगे आप इसे, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? तो इसने पूछा कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। आर्टिकल 78, आर्टिकल 74, 71 या फिर 72? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 ही, ये आर्टिकल 74 ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। ठीक है, हम थोड़े आसान शब्दों में से देखेंगे आर्टिकल 74 क्या कहता है। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। इसका अध्यक्ष कौन होगा भैया? प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 78 को देखते हैं। आर्टिकल 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि संसद की कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दें। यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, ये आर्टिकल 78 में कहा गया है। हम आर्टिकल 71 की बात करेंगे तो आर्टिकल 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित इनसे चुनाव से संबंधित विवादों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुलझाया जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 71 कहता है। इसके अलावा आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्तियां हैं और क्षमादान कौन कौन सी हैं, क्षमादान शक्तियां कौन कौन सी से देखेंगे। यह है एक क्षमा, लघुकरण, प्रतिहार, विराम और प्रतिलंबन। ये 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां हैं आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के पास। ठीक है, याद रखेंगे आप इसे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसने हमसे पूछा भी है सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का क्या उद्देश्य है। आइए देखेंगे ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए, विशेष रूप से महिला उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना। देखिए भैया, केवल महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराना ये इसका गलत है। सभी के लिए देखो सूक्ष्म वित्त संस्थाएं क्या करती हैं,
सूक्ष्म वित्त संस्थाएं उन लोगों को छोटे छोटे ऋण प्रदान करती हैं जो समाज के वंचित और कमजोर लोग हैं, जिनके पास बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा निम्न आय वर्ग के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध कराती हैं। यानी कि सूक्ष्म वित्त संस्थाएं जो हैं वो ग्रामीणों और गरीबों को प्रोत्साहन करने के लिए ऋण उपलब्ध कराती हैं। इसका सही जवाब देखेंगे, देखिए ऑप्शन बी देखते हैं, बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के लिए इसका कोई काम नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। शेयर धारक भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, वित्तीय समावेशन और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना। ठीक है, याद रखेंगे, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स, गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। भैया कौन सा गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है? यह हर साल मानसून के मौसम में मनाया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। तो ये कौन सा त्योहार है? ऑप्शन ए अंबुबाची, ऑप्शन ए बिहू, बैशागु या फिर मीडैम मीफी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अंबुबाची। अंबुबाची त्योहार गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। हम देखते हैं, देखिए अंबुबाची, बिहू, बैशागु और मीडैम मीफी, ये चारों के चारों त्योहार असम के त्योहार हैं। अच्छा, असम में और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं हम इसे भी देखेंगे। देखिए असम में मनाया जाता है टी फेस्टिवल। ठीक है, इसके अलावा है बैशागु जो कि बोडो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, अंबुबाची और है देहिंग पटकाई महोत्सव, और है बिहू। बिहू वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। तीनों के नाम याद रखेंगे, बोहाग बिहू, माघ बिहू और काथी बिहू। ठीक है, इसके अलावा है मीड एम मीफी। मीड एम मीफी अहोम समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, मीड एम मीफी। इसके अलावा है जॉनविल और अली ए लिंगांग, ये असम के कुछ त्योहार हैं, आपको याद रखने होंगे भैया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है देहरादून, भोपाल, गुवाहाटी या इंदौर। देखिए कामाख्या मंदिर है असम में, और असम का इसमें से कौन सा एक शहर है? असम का शहर है गुवाहाटी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी गुवाहाटी हो जाएगा। हम बात करते हैं देहरादून। देहरादून में कौन सा मंदिर है जो कि एग्जाम के लिहाज से इंपोर्टेंट हो जाता है? वो है टपकेश्वर मंदिर और है माइंड रोलिंग मठ। भैया देहरादून में कौन से मंदिर है? टपकेश्वर मंदिर, माइंड रोलिंग मठ, ये देहरादून के हैं। भोपाल के देखते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे बिरला मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा खटलापुरा मंदिर। हम देखेंगे इंदौर के हैं अन्नपूर्णा मंदिर और है बड़ा गणपति मंदिर। ठीक है भैया, याद रखेंगे इसे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म वित्त संस्थान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? देखिए सूक्ष्म वित्त संस्थान को ही एमएफआई बोलते हैं शॉर्ट में। एमएफआई का मतलब होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, एमएफआई ऐसी निवेश फर्म है जो विशेष रूप से उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करती है। ये बिल्कुल गलत भैया, मैंने अभी बताया है आपको। सूक्ष्म वित्त संस्थाएं ग्रामीण और गरीब लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती हैं। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत हो जाए। ऑप्शन बी देखते हैं, एमएफआई एक गरीब लाभकारी संगठन है जो निम्न आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी देख लेते हैं, एमएफआई वे बैंक जो बड़ी कंपनियों को ऋण प्रदान करते हैं, बिल्कुल गलत। ऑप्शन डी देखते हैं, एमएफआई सरकारी एजेंसियां हैं जो माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र को विनियमित करती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब ओनली और ओनली ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे देखेंगे अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर नृत्य की एक संलयन शैली बनाने के लिए जाना जाता है? तो भैया किस कलाकार को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर नृत्य की एक संलयन शैली बनाने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए यामिनी कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी उदय शंकर, ऑप्शन सी सोनल मानसिंह या फिर श्रीमती शंकर देव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदय शंकर। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा भैया? उदय शंकर हो जाएगा। देखिए उदय शंकर ने यूरोपीय नृत्य शैली को अपनाकर नृत्य रूप को हाई डांस नाम दिया। पहले क्या नाम दिया? हाई डांस नाम दिया। फिर इसका नाम बदलकर क्रिएटिव डांस रख दिया गया। क्या रख दिया गया भैया? क्रिएटिव डांस रख दिया गया। अब बात करते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति की। तो यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की नर्तक हैं? ठीक है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति संबंधित हैं भरतनाट्यम से और कुचिपुड़ी से। ठीक है, भरतनाट्यम भी कर लेती है, कुचिपुड़ी भी कर लेती है यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता भैया। आगे देखेंगे सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम ओडिसी से संबंधित है। सोनल मानसिंह भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं, इसके अलावा ओडिसी से संबंधित हैं। और श्रीमत शंकर देव सत्रिया से संबंधित हैं, जो कि असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा भी है? सत्रिया।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाता है? भैया कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए प्लेइंग इट माई वे वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा लिखी हुई है क्या? देखिए भैया ये ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी हुई है, ना कि वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा। इसने हमसे पूछा है गलत वाला, तो इसका सही जवाब गलत ऑप्शन ए ही हो जाएगा। इसके अलावा ये आपको तीनों याद रखने हैं। मेरे जीवन की परीक्षा, क्रिकेट से कैंसर तक और वापस, ये युवराज सिंह के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, ये आपको याद कर लेना है। इसके अलावा सीधे दिल से कपिल देव के द्वारा लिखी हुई है, और क्रिकेट डिलाइटफुल मुश्ताक अली के द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे जो है वो सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। अच्छा, आप कहेंगे तो वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा कौन सी लिखी हुई है? वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा आत्मकथा है 281 और उससे आगे, ये वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, इसे सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? यानी कि HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में, अमृतसर में, लखनऊ में, या फिर दिल्ली में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA की स्थापना की गई थी। देखिए देखिए ये इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं, अब मैं आपको फिर से बताता हूं। देखिए एक था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी, और इसकी स्थापना हुई थी कानपुर में। कहां पर हुई थी भैया इसकी स्थापना? कानपुर में। एक था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और एक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये अलग अलग नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का ही नाम बदलकर सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया था 1928 में। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई थी, 1924 में हुई थी। और इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? इसके संस्थापक सदस्य थे सचिन सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी थे इसके संस्थापक सदस्य। देखिए इसी एसोसिएशन के सदस्यों ने काकोरी कांड किया था, या काकोरी षड्यंत्र किया था। कब किया था? 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे भैया कि ये किसके सदस्यों ने काकोरी षड्यंत्र किया था? तो HRA के सदस्यों ने काकोरी षड्यंत्र किया था। ठीक है भैया, याद रखेंगे। अच्छा, काकोरी षड्यंत्र क्या था? ये एक सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी ट्रेन, वो उसमें ब्रिटिश खजाना था, और ब्रिटिश खजाने को HRA के सदस्यों ने लूट लिया था। ठीक है, ये था काकोरी षड्यंत्र। और इस आरोप में अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लोहड़ी को फांसी दे दी गई थी, इसी के आरोप में। और इस आरोप के मुख्य आरोपी थे चंद्रशेखर आजाद, और चंद्रशेखर आजाद वहां से भाग गए थे, ये उनके अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे। फिर 1931 ईस्वी में अंग्रेजों ने अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद को घेर लिया, और फिर चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को घेरा देखकर उन्होंने अपनी बंदूक की आखिरी गोली अपने आप मार ली थी। ठीक है, क्योंकि ये कहते थे कि इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी, क्योंकि इंग्लिश के पास ऐसी कोई बुलेट नहीं है जो मुझे शूट कर सके। ठीक है, और इनका नारा था, मैं आजाद हूँ, आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मैं जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। अब देखेंगे हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखिए वही था HRA, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसी का नाम बदलकर सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया 1928 में। ठीक है, इसकी स्थापना में हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद इसमें मेन सदस्य थे, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। ठीक है भैया, याद रखेंगे। और इसके सदस्यों ने लाहौर में नेशनल असेंबली में बम फेंका था। HSRA के सदस्यों ने लाहौर में नेशनल असेंबली में बम फेंका था, जिसके आरोप में भगत सिंह, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, परमाणु संख्या 35 वाला कौन सा रासायनिक तत्व गहरे लाल भूरे रंग का द्रव है जिसमें जलन जैसी तीखी गंध आती है? ऑप्शन है टेनेसिन, क्लोरीन, एस्टाटिन या फिर ब्रोमीन। देखिए इसने हमसे पूछा कि भैया इसमें से किसका परमाणु क्रमांक 35 है? भैया इसमें से किसका परमाणु क्रमांक 35 है? ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन की खोज किसने की थी? तो ब्रोमीन की खोज की थी कार्ल जैकब और एंटोनी बार्लार्ड ने ब्रोमीन की खोज की थी। बात कर लेते हैं टेनेसिन। टेनेसिन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर क्या है? 117 है। इसके अलावा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, और एस्टाटिन का एटॉमिक नंबर 85 यानी कि 85 है। ठीक है भैया, याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, पाकिस्तान ने कबड्डी सर्कल स्टाइल विश्व कप किसने जीता था? देखिए कबड्डी दो तरह की होती है, एक सर्कल स्टाइल होती है और एक मानक स्टाइल होती है। मानक स्टाइल में अब तक केवल भारत ही जीती है, इसके अलावा कोई और नहीं जीता। इसके अलावा सर्कल स्टाइल में पाकिस्तान भी जीत चुकी है।
तो स्टाइल का होता है, तो इसने हमसे सर्कल स्टाइल का पूछा है। तो सर्कल स्टाइल का विश्व कप किस वर्ष जीता था? 2016, 2014, 20 या 13? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2020 में पाकिस्तान ने कबड्डी विश्व कप जीता था। कब जीता था भैया? 2020 में जीता था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा भारत ने 2010, 11, 12, 13, 14 और 16 में विश्व कप जीता है सर्कल स्टाइल में। कबड्डी के दो प्रकार, एक तो सर्कल स्टाइल का विश्व कप होता है और एक मानक स्टाइल का होता है। मानक स्टाइल में अब तक भारत नहीं जीता है और किसी ने नहीं जीता है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। इसके अलावा आपको बताना होगा भैया कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी में 8 खिलाड़ी खेलते हैं। एक टीम में 8 खिलाड़ी होते हैं, दूसरी टीम में 8 खिलाड़ी होते हैं, इस तरह से कुल मिलाकर 16 खिलाड़ी हो जाते हैं। तो यानी कि एक कबड्डी की एक टीम में 8 खिलाड़ी होते हैं, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के किन दो शहरों को जोड़ता है? दिल्ली और चेन्नई को, लेह और चेन्नई को, जम्मू और कन्याकुमारी, या फिर श्रीनगर और कन्याकुमारी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भैया उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसको जोड़ता है भैया, श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम देखते हैं, देखिए एक में दो गलियारे होते हैं, एक तो उत्तर दक्षिण गलियारा हो गया और एक पूरा पश्चिम गलियारा। तो पूरा पश्चिम गलियारा किसको जोड़ेगा? सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। सिलचर जो कि असम में स्थित है, पोरबंदर जो कि गुजरात में स्थित है। तो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज पूरा पश्चिम गलियारा। इसके अलावा उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है, ये हमने भी आपको बता ही दिया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से किस समुदाय के लिए राष्ट्र गोफ्तार नामक पत्रिका शुरू की गई थी? भैया किस समुदाय के लिए राष्ट्र गोफ्तार नामक पत्रिका शुरू की गई थी? सिखों के लिए, हिंदू, मुसलमान या पारसियों के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पारसियों के लिए राष्ट्र गोफ्तार नामक पत्रिका शुरू की गई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था। ठीक है, याद रखेंगे क्या? 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसका खुलासा किया था? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी पूर्ण स्वराज आंदोलन, नमक सत्याग्रह, या फिर खिलाफत आंदोलन? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज आंदोलन। क्योंकि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज आंदोलन का खुलासा किया था। देखिए एक था 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में हो गई थी। कब हुई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी समय मतलब इसी अधिवेशन में कहा गया कि हम 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे हर साल। तो पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। और इसी वजह से 26 जनवरी वाले दिन ही 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू किया गया था। लेकिन इसे अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। इसी की वजह से संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919 से अनुदेशों का साधन, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 से अनुदेशों का साधन, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1909 से अनुदेशों का साधन, या फिर ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947 से अनुदेशों का साधन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1935 से अनुदेशों का साधन। 1935 यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है या कार्बन कॉपी कहा जाता है। ठीक है भैया, याद रखेंगे। अब हम सारे अधिवेशन देख लेते हैं, 1909, 47, 35 और 19 सारे देखेंगे हम अभी। देखिए सबसे पहले देखते हैं 1909 का। 1909 का भारत शासन अधिनियम। तो 1909 का भारत शासन अधिनियम को मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इसे? मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, क्योंकि इसने फूट डालो और शासन करो के लिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे दिया था। और 1909 पृथक निर्वाचन क्षेत्र के बाद ही 1909 में 1909 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक दूसरे से अलग हो गई थी। लेकिन फिर 1916 में के लखनऊ अधिवेशन फिर से मिल गए थे, लेकिन 1909 होगा। ठीक है, 1909 के भारत शासन अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसके अलावा 1919 का भारत शासन अधिनियम देखते हैं। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। तो इसमें ठीक है, याद रखेंगे क्या कहते हैं इसे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं इसे। और इसमें महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था 1919 के द्वारा। और इसमें राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया और 2 विषय बना दिए गए थे, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय।
आरक्षित विषय, ये विषय वायसराय के पास होते थे। इसके अलावा हस्तांतरित विषय, ये विषय भारतीयों को सौंप दिए गए थे। अब हम देखेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा राज्यों को स्वायत्तता दी गई और राज्य का द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लाया गया और एक मजबूत संघ का निर्माण किया गया। बर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। आज हम उसे म्यांमार के नाम से जानते हैं, पहले ये भारत का ही हिस्सा था। 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा बर्मा या म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। और 1935 के अधिनियम को ही 1935 के अधिनियम में ही प्रांतीय चुनाव 1935 में कराए गए थे और इसको ब्लूप्रिंट या कार्बन कॉपी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे पहले प्रांतीय चुनाव 1935 में ही कराए गए थे। कब कराए गए थे भैया? 1935 में कराए गए थे। ठीक है भैया, याद रखेंगे। अगले प्रश्न आगे देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कौन सा भैया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसलिए माउंटेबन योजना पर आधारित था ये वाला अधिनियम और इसमें 2 अधिराज्यों का प्रावधान किया गया। 2 अधिराज्य कौन कौन से? भारत और पाकिस्तान। 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा 2 अधिराज्यों का प्रावधान किया गया, भारत और पाकिस्तान का। और दोनों अधिराज्यों के बीच की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया गया और जिसका अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ थे जिसके अध्यक्ष। ये याद रखेंगे इसे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स का सोंगी मुखावते नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। ठीक है, सोंगी मुखावते नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। नृत्य का नाम 2 नर्तकों द्वारा पहने गए 2 शेर के मुखौटों से लिया गया है जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिंह का प्रतिनिधित्व करता है। तो सोंगी मुखावते नृत्य कहाँ का नृत्य है? इसने हमसे ये पूछा है। मध्य प्रदेश का है, झारखंड का है, महाराष्ट्र का है या फिर गुजरात का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र का नृत्य है सोंगी मुखावते नृत्य। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला, भारत में संगीत नाटक अकादमी कितने शास्त्रीय नृत्य रूपों को आधिकारिक तौर पर मान्यता देती है? तो कितने शास्त्रीय नृत्य रूपों को आधिकारिक तौर पर मान्यता देती है संगीत नाटक अकादमी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। तो भारत में 8 ही शास्त्रीय नृत्य हैं और 8 शास्त्रीय नृत्यों को ही आधिकारिक रूप तौर पर मान्यता देती है। इसके अलावा एक छऊ हो जाता है, वो एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य होता है छऊ। बात करेंगे संगीत नाटक अकादमी की, तो संगीत नाटक अकादमी की शुरुआत 1953 में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष अशोक पांड्या हैं और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। और ये संगीत, नृत्य और नाट्य क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अब देखते हैं 2024 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं क्या? जी बिल्कुल दिए गए हैं। 2024 में 2023 और 2022 वालों को 2024 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए गए और आपको इनके नाम पता होने चाहिए। ठीक है, हम इसे देख लेते हैं इनके नाम। अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, भरतनाट्यम के लिए मिला है उर्मिला सत्यनारायण। भरतनाट्यम के लिए किसे मिला है? उर्मिला सत्यनारायण को मिला है। कथक के लिए मिला है जगदीश गंगानी को। किसको मिला है? कथक के लिए जगदीश गंगानी को मिला है। इसके अलावा कथकली के लिए मिला है मार्गी विजय कुमारन को, कथकली के लिए मिला है। और कुचिपुड़ी के लिए, सॉरी, मणिपुरी के लिए मिला है लतासना देवी को। मणिपुरी के लिए किसको किसको मिला है? लतासना देवी को मणिपुरी के लिए मिला है। और कुचिपुड़ी के लिए मिला है मड्डाली उषा देवी को, कुचिपुड़ी के लिए मिला है। ओडिसी के लिए मिला है स्नेहा प्राव सामंतराय को, ओडिसी के लिए मिला है। और मिला है सत्रिया के लिए भावेन बोरबयान को मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। मोहिनीअट्टम के लिए मिला है पल्लवी कृष्णन को मिला है मोहिनीअट्टम के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक है छऊ जो कि अर्थशास्त्री नृत्यों में आ जाता है और ये इसके लिए मिला है परीक्षित महतो को। इसके लिए किसको मिला है भैया? परीक्षित महतो को मिला है। आइए चलते हैं आगे। हम ये 2023 वाले को देखा था, हम 2022 वाले के विजेता देख लेते हैं। जैसे 2022 वालों को ही भी 2024 में ही मिला है। देखते हैं 2022 वालों को। भरतनाट्यम के लिए मिला है मंजूला रामास्वामी को मिला है भरतनाट्यम के लिए। इसके अलावा कथक के लिए मिला है नलिनी और कमलिनी अस्थाना को मिला है। और कथकली के लिए मिला है कलामंडलम सुब्रमण्यम को। इसके अलावा मणिपुरी के लिए मिला है एस नोयन सखी देवी को। और कुचिपुड़ी के लिए मिला है भाग बतुला सेथुराम को। किसको मिला भैया? भाग बतुला सेथुराम को। ओडिसी के लिए मिला है निरंजन रावत को। और सत्रिया के लिए मिला है गोविंदा सैकिया को। किसको मिला भैया? गोविंदा सैकिया को। मोहिनीअट्टम के लिए काल विजयन को। और मिला है छऊ के लिए साधु चरण महतो को। ठीक है भैया, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना का श्रेय किस भारतीय संगीतज्ञ को दिया जाता है? ऑप्शन ए एम बाला मुरली कृष्ण,
ऑप्शन बी बड़े गुलाम अली खान, या फिर के जे येसुदास, या फिर पंडित जसराज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एस एम बाला मुरली कृष्ण। क्या हो जाएगा भैया? एम बाला मुरली कृष्ण। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास अगला प्रश्न है, रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर ने 2024 में महिला प्रीमियर लीग जीतने के लिए किस टीम को हराया था? रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर ने 2024 में महिला प्रीमियर लीग को जीतने के लिए किस टीम को हराया था? ये तो आपको पता चल गया भैया, 2024 के WPL में यानी कि महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर ही जीती थी। तो इसने किसको हरा के जीती थी, यानी कि रनर ऑफ टीम कौन थी? रनर ऑफ टीम थी दिल्ली कैपिटल्स। कौन थी भैया? दिल्ली कैपिटल। अच्छा, तो आईपीएल किसने जीता है 2024 का? तो आईपीएल विजेता है 2024 के कोलकाता नाइट राइडर्स। और रनर अप जो टीम रही है वो कौन सी रही है? वो रही है हैदराबाद, सनराइजर्स हैदराबाद इसका पूरा नाम है। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई से गोवा के बीच के विस्तार को किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट, या फिर कन्नड़ मैदान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोंकण तट। क्या हो जाएगा भैया इसका सही जवाब? ऑप्शन बी कोंकण तट। मुंबई से गोवा के बीच के विस्तार को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। देखिए हम अभी आपको सारे के सारे पश्चिमी तट के नाम और पूर्वी तटों के नाम अभी आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी तट को। पश्चिमी तट को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन ग्रीन, ये ब्लू, फिर रेड, और ये थोड़ा सा हल्का। सबसे पहले इसको बोलते हैं कठियावाड़ तट। क्या बोलते हैं इसे? कठियावाड़ तट। ये कच्छ के रण से लेकर दमन तक फैला हुआ है कठियावाड़ तट। इसके बाद आप कोंकण तट। कोंकण तट तुम्हारा दमन से लेकर गोवा तक फैला हुआ है कोंकण तट। ये हमारा क्या है? कोंकण तट। कोंकण तट के बाद आता है कन्नड़ तट। कन्नड़ तट गोवा से लेकर मंगलुरु तक फैला हुआ है। ये कौन सा तट है? कन्नड़ तट। भैया ठीक है, याद रखें कन्नड़ तट। कन्नड़ तट के बाद मालाबार तट, जो कि मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, मालाबार तट। ठीक है भैया, याद रखेंगे। मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक है? मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार तट हो गया। कन्नड़ हो गया गोवा से मंगलुरु तक। कोंकण हो गया दमन से गोवा तक। और काठियावाड़ तट कच्छ के रण से लेकर दमन तक, ये काठियावाड़ तट हो गया। ठीक है भैया, याद रखेंगे। अब हम पूर्वी तटों को देख लेते हैं। देखिए, पूर्वी तट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये आपको 3 भाग दिखाई दे रहे होंगे। इसे देखते हैं। सबसे पहला बोलते हैं उत्कल तट। ये तुम्हारा स्वर्ण रेखा नदी से महानदी तक फैला हुआ है उत्कल तट। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा उत्तरी सरकार तट, इसे उत्तरी सरकार तट भी बोलते हैं। ये महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक फैला हुआ है। कहाँ? कौन सा तट? उत्तरी सरकार तट। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा है, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। ये इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक विस्तार है इसका। इसी तरह से कोरोमंडल तट कृष्णा से नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु का में विस्तार है कोरोमंडल तट का। ठीक है, याद रखेंगे इसे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, इस प्रक्रिया को कभी कभी कमी विभाजन कहा जाता है, क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देता है। तो ऑप्शन ए अमिटोसिस, ऑप्शन बी अर्धसूत्री विभाजन, साइटोकाइनेसिस, या फिर कार्योकाइनेसिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।